अपनी खास पेशकश भारत का बजट में अभी तक हमने कई सेगमेंट्स की बात की, हमने महिलाओं की बातचीत की है, हमने किसानों की अपेक्षाओं के बारे में बात की है, हमने बात की है एमएसएमई के बारे में। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और वो है रेलवे। रेलवे के लिए आपको याद होगा पहले अलग से बजट आया करता था, रेलवे को इतना महत्व दिया गया है। कृषि की तरह सेना की तरह या रक्षा बजट की तरह ही रेल का बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है और रेल के बजट के महत्वपूर्ण होने की एक बड़ी वजह है कि ये पैसेंजर्स के लिहाज से तो है ही महत्व का, लेकिन साथ ही साथ में जो आप फ्रेट कॉरिडोर आप सुनते हैं या सामानों की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए इन कॉरिडोर्स का और मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो बाकी की चीज़ों के दामों पर भी अपने आप इसका असर पड़ेगा। आइए इस पर आज बातचीत करते हैं। बजट 2025 की तैयारी जोरों पर है। इस बार हर सेक्टर की नज़रें वित्त मंत्री पर टिकी हैं। 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होगा और 1 फरवरी को देश का पूरा बजट सबके सामने होगा। रेल बजट में वंदे भारत, अमृत भारत जैसी कई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% तक की रियायत मिल सकती है। पहले भी ये छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो इस बार कितना बढ़ सकता है रेलवे का बजट? क्या वंदे भारत का किराया होगा कम? यूपी, बिहार और ओडिशा के लिए सरकार का कितना खुलेगा खजाना? आसान सफर और सुगम यात्रा को लेकर सरकार करेगी कौन सा वादा? इसके साथ ही एक वक्त था जब रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग पेश होते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर इसके पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है? जैसी तमाम बातें आज होंगी और एक पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, कई बेहतरीन एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पेश होगा देश का सबसे बड़ा रेल बजट। %20 तक बढ़ सकता है रेलवे का बजट। बजट 2025 में रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर। वंदे भारत ट्रेन का किराया होगा कम। कितना खर्च हुआ पिछले बजट का पैसा? यूपी, बिहार, ओडिशा के लिए खुलेगा खजाना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर नहीं बढ़ेगा किराया, महंगा हो सकता है खाना। बजट में रेलवे के लिए बम्पर सौगात। नहीं बढ़ेगा किराया और माल भाड़ा। सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर देने का फैसला। रेलवे का नेटवर्क बनेगा और आधुनिक। यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा होगी सुनिश्चित। शौचालय और फूड सर्विसेज में सुधार। रेलवे नेटवर्क को हाईटेक बनाने के लिए नई तकनीक। रेलवे बजट समाज के हर वर्ग को करेगा सशक्त। बुनियादी ढांचे पर सरकार का विशेष ध्यान।
आसान सफर और सुगम यात्रा का वादा। ट्रैक रिप्लेसमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। बुजुर्गों के लिए 50% छूट का हो सकता है ऐलान। बजट में हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर रहेगा जोर। रेल बजट से आएंगे अच्छे दिन। और यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों ने रेलवे बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। चाहते हैं कि पटना और औरंगाबाद रेलवे लाइन जो है बिहार को मिल जाए, लेकिन नहीं, ताकि औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम के लोगों को सहूलियत मिले, अरवल के लोगों को मिले, पालीगंज के लोगों को मिले। रेल का नया जो अच्छी सब है, मतलब एडवांसमेंट हो रेलवे में। वंदे भारत एक नंबर है, अभी उसी तरह का ट्रेन और ज्यादा चलाया जाए। रेल बजट से हम उम्मीद करते हैं कि रेल में फैसिलिटी मिलना चाहिए बिहार को, जनता को, और जो भाड़ा है थोड़ा इस तरह से रखा जाए ताकि गरीब लोग भी अच्छे मतलब ट्रेन में सफ़र कर सके। जैसे वंदे भारत है, उसका भाड़ा ही बहुत ज़्यादा है। देखिए, रेल बजट से हम लोग को तो बहुत सारा उम्मीद है, खास करके बिहार वाले लोग को इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है कि अभी तक रेल मिनिस्टर सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा रेल मिनिस्टर अभी तक बिहार के हुए हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में रेल से सबसे पहला चीज़ की गया लाइन में बहुत सारा डिस्टरबेंस चल रहा है। जैसे डेली पैसेंजर है, अभी गया में क्या है कि जो डेली पैसेंजर है 8 बजे वाली ट्रेन गया तक जाती है और उसके बाद वाली चाटन से जा रही है, जिसके कारण जो डेली काम करने वाले हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो भी लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। बिहार को तो मिलना चाहिए, और इसलिए भी मिलना चाहिए कि अभी तक तो जितना सारा मिनिस्टर रेलवे का जो है वो बिहार से ही हुए हैं। और ख़ास करके आपका भागलपुर रूट में मॉर्निंग का टाइम में जो पैसेंजर ट्रेन है वो कम से होना चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि लोगों के लिए दिनचर्या बढ़िया रहे, क्योंकि एक ही ट्रेन है जिससे कि परेशानी होती है लोगों को। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बिहार को कुछ विशेष मिले। बिहार को वैसे भी उपेक्षित कर दिया जाता है ना, तो दिल्ली उल्ली के ट्रेन बढ़े, और यही चाहते हैं हम लोग, और क्या। रेलवे हमेशा से एक बहुत ही अहम विषय रहा है और इस विषय के बहुत ही शानदार जानकार पैनल पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ MY सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व प्रवक्ता हैं रेलवे के। वहीं मेरे साथ प्रेमपाल शर्मा जी, जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के, वो भी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ पैनल का हिस्सा PN शुक्ला साहब भी बनेंगे, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिद्दीकी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। अभी हमने कई लोगों को सुना, उपभोक्ताओं की जब बात करते हैं तो उनकी तो सीधी 2-3 मांगे होती। सुरक्षा होनी चाहिए, रेल में जगह मिलनी चाहिए, किराया बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। इन मोर्चों पर हम कितने आगे बढ़ पाए? ये क्वेश्चन इस मोर्चे जी इस मोर्चे पर तो जितनी सुविधा दी जाए कम होती है, जाती है। जी, आप सिद्दीकी साहब, यदि किसी आप इसको सुन रहे हो कहीं पर, तो आप उसको बंद कर लीजिएगा और अपनी बात बोलिएगा। आपको हम साफ सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी बोले। अच्छा। जी, तब तक जी सिद्दीकी साहब, अगर आपको सुन पाए हम साफ तो। जी, ये सब विशेष मुद्दा है रेलवे का, लेकिन इसमें जितना भी पैसे लगाया जाए, जितनी भी सुविधा दी जाए, वो कम होती जाती है। आबादी भी बढ़ रही है, रेलवे में कर्मियों की बड़ी कमी है, मैन पावर की बड़ी कमी है। इसकी वजह से ये सुविधाएं सब मिल नहीं पाती हैं।
दूसरी बात कि गरीबों के लिए जो मजदूर जो हैं, माइग्रेंट लेबर, उनके लिए जो पहले से गाड़ियां चल रही वही चल रही हैं। कोई नई ट्रेन जब तक कि नहीं चलाई जाएगी तब तक के कल्याण होगा नहीं। बाकी ट्रेन जो है एलाइटिस्ट है, जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, या और इस प्रकार की जो ट्रेनें हैं हाई स्पीड पर जोर दिया जा रहा है। हम लोग इसके लिए अभी सक्षम है नहीं, क्योंकि संरक्षा और सुरक्षा दोनों रेलवे की खतरे में है। इसमें पैसे लगाए जाते हैं लेकिन पूरे पैसे का सदुपयोग हो नहीं पाता है। ये सब है। और बजट तो हर साल बहुत बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जैसे पिछला बजट 2,62,000 2 लाख जी, वो फिगर हम निकाल लेंगे जी। तो इस बार अनुमान है कि 3 लाख के लगभग, माने 2,90,000 तक बढ़ने का अनुमान है। अब सरकार कितने पैसे लगाती है वो देखने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आम लोगों के लिए सुविधाएं जो हैं उसमें जितना खान पान बहुत महंगा है, उसमें भी साफ सफाई की कमी है। इस सब में सुधार की बहुत जरूरत है। हालांकि आपने देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको तो आपने वैसे अपने पहली बात में ही बहुत स्पष्ट कर दिया है। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और नो डाउट हमारे यहाँ पर बहुत, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया के सबसे ज्यादा रेल यात्री भी रेल का उपयोग कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये चुनौती तो रहेगी। आपको लगता है कि ऐसा कोई दौर आएगा, क्योंकि ये चैलेंज तो हमारे सामने रहेगा, लेकिन इस पर पैरेलल कुछ काम हो रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर कर पाएं, हम वंदे भारत की या और हाई स्पीड ट्रेन्स की भी बात करते हैं तो उसके लिए और इक्विप्ड हो पाएं, तो इन चीजों पर पैरेलल कोई काम चल रहा है? क्योंकि चुनौती बड़ी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या? समाधान ये कि अभी जो डेंसिटी रूट की जो लाइनें की बड़ी घनिष्ठता है, क्या कहते हैं, 2 ट्रेन के बीच में समय बहुत कम है, इसलिए ट्रेन का एक्सपेंशन जो है, विस्तार, नई सर्विसेज की भी कठिनाइयां हैं, उनको चलाने से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और कवच जहां है, पिछले साल 50,000 करोड़ दिया गया था, लेकिन कवच पर जो काम होना चाहिए हो नहीं रहा है। सरकार तो बहुत दावा करती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो खोखलापन नजर आता है कि कुछ हुआ नहीं। तो ये सब समस्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी चुनौती, और हाल के दिनों में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उन्होंने भी हमारी चिंता बढ़ाई है। कवच जिसका जिक्र सिद्दीकी साहब कर रहे हैं उसके बारे में खुद रेल मंत्री कई बार बोल चुके हैं और कवच एक बड़ी ताकत के तौर पर बताया गया, लेकिन इसके बारे में घोषणा हो गई, इसके बारे में बजटिंग हुई है, फिर जब रेल हादसे होते हैं तो एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि उस तकनीक का हुआ क्या। खैर, ये तो इस पर जाहिर तौर पर काम चल रहा होगा। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हादसे हो, हर सरकार चाहती है कि हादसे जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो, और हर सरकार चाहती है कि रेलवे नेटवर्क मजबूत हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि देश भर का यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर रेलवे के जरिए जाता है और वो एक इंप्रेशन लेकर जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों के बारे में हमेशा वर्तमान सरकार या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है उसने काफ़ी काम किया और इसको रखा भी जाता है हमेशा। लिहाजा रेलवे नेटवर्क को लेकर भी सरकार की यही सोच होगी कि वो भी इन चीज़ों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाए ताकि एक गुड जेस्चर या एक सरकार का अच्छा काम लोगों के बीच में जाए। पीएन शुक्ला साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमपाल शर्मा जी जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। शुक्ला सर, पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं, सिद्दीकी साहब से जो बात हो रही थी उसमें एक तो तेज़ रफ्तार हम ट्रेनें चलाने के लिए जो प्रयासरत हैं और तादाद उनकी बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत हैं के बीच में हादसे, कवच को लेकर बात हो जाती है, फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर बात होती है। तो पैरेलल हम जानते हैं कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ यात्रियों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती, तो चुनौती रहती है, लेकिन पैरेलल हम कैसे इस पर काम कर रहे हैं? शर्मा सर, यही सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताएं कि हम पैरेलल क्या काम कर रहे हैं इस पर। अभी पैरेलल मैंने तो अभी आपकी चैनल की जो एक्सपेक्टेशन सुनी, जो विशेष सुनी, जो सपने सुने, मुझे लगा है कि अगर ऐसा हो जाए तब तो सिर्फ बिहार का ही भला नहीं, हालांकि आपने जोर बिहार पे दिया है क्योंकि आपका पॉलिटिकल एंगल भी मैं समझ रहा हूँ, चुनाव वहाँ है,
इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम एक हफ्ते पहले बिहार को सपने तो दिखाए ही जा सकते हैं। खैर, लेकिन मैं आपकी जो बातें आपने कही हैं बड़े सिलसिलेवार कही हैं, और मुझे लगता है कि एक रेल कर्मी होने के नाते काश ऐसा हो पाए। अगर मैं कहूँ, अगर मेरी उम्मीद है कि पिछले साल भी हमें बहुत बड़ा जंप मिला था, शायद 2,63 लाख करोड़ का था, और अगर 20% बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा है। जब से रेल बजट अलग हुआ 2018 से, तब से लगातार केंद्र सरकार का रेलवे के लिए बजट का जो आवंटन है, एलोकेशन है, वो लगातार बढ़ा है। और इसी बीच में कई बड़ी शुरुआत हुई हैं। ट्रेन 18 हो, चाहे कश्मीर में रेल को ले जाना हो, 370 के बाद अगर रेल को कश्मीर के साथ इस रूप में जोड़ा जाता है तो ये मुझे लगता है कि एक आज़ादी के बाद की बहुत बड़ी क्रांति होगी, जिसमें अब एक राज्य जो कि एक अलग ढंग से ऐसा हो रहा था कि जिसमें पैसा तो जाता था लेकिन उसकी भावना और उसके डिफेंस पे शायद खर्चा उससे भी ज़्यादा था। खैर, मैं उस बहस को वहाँ नहीं ले जाऊँगा। नॉर्थ ईस्ट में भी सारी राजधानियों को हमने पिछले 10 सालों में लगातार जोड़ने की कोशिश की है, और एक्सीडेंट भयानक हुए हैं पिछले दिनों। जो उड़ीसा वाला था, जो 18 जुलाई 2 साल पहले लगभग, और भी इस बीच में कुछ खामियां ऐसी रही हैं। तो मैं पहले तो सबसे कहूँगा कि जो आपने भी सपना दिखाया है, एक्सपेक्टेशंस की है कि सुरक्षा पर जोर होगा, और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा पर जोर सबसे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। चाहे वो एंटी कॉलिजन डिवाइस हो, उसमें अभी तक उतना बजट जितना चाहिए, उसका बजट बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे इंडिजिनस तैयार किया गया है तो अगर हमें उसमें कुछ और भी पैसा लगाना पड़े, हमारी जो टेक्निकल जो स्ट्रेंथ है इस देश की, चाहे वो DRDO हो या RDSO हो या हमारे दूसरे आइटम है, उनको लगा के उसमें, या हमारे अपने उनसे भी पैसा लेके जो भी किया जा सकता हो, क्योंकि अभी शायद वो बहुत कम है। साउथ सेंट्रल रेलवे पे भी थोड़ा हुआ है, क्योंकि एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाने से शायद हम रेलवे को एक सुरक्षित दे सकते हैं। दूसरा जो मेरी अपनी उम्मीद का वो है, सुरक्षा के बाद में विशेषकर दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली जो गाड़ियां जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती हैं, उसकी स्थिति बहुत खराब है देश के बाकी हिस्सों के साथ अगर हम तुलना करें तो। मेरी तो इच्छा ये है कि अगर हम 21वीं सदी में हैं तो कम से कम हमारा जो क्वाड्रेंट जो स्वर्ण चतुर्भुज है, उस पर हमें जल्दी से जल्दी टिकट मिलने की उम्मीद रहनी चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। दिल्ली से बम्बई हो या कलकत्ता हो, उसमें लगातार वेटिंग लिस्ट, पहले वो 4 महीने की थी, अब 2 महीने की किया है। एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ऐसा करने से फिर बहुत सारा टिकट का कैंसिलेशन और सारा कुछ होता रहता है, लेकिन कैसे उसको वो किया जाए वो देखने की बात है। और उसकी उम्मीद मुझे इसलिए लगती है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन में आ गया है, कम से कम वेस्टर्न उसमें और ईस्टर्न साइड में भी वो, तो उसे जितना जल्दी से जल्दी किया जाएगा, हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए वो हो जाएगी। मैं तीसरा पक्ष जो आपसे अपनी प्रायोरिटी में रखूंगा वो है कि हमारी कार्य संस्कृति में सुधार की जरूरत है। मैं उस समाजवादी ढांचे का समर्थक रहा हूँ जिसमें बराबरी की बात है, सबको सुविधा की बात है, लेकिन उसके खिलाफ हूँ कि जिसमें यूनियन तक भी लोगों की कार्य क्षमता को और कम करती जाती है। कलकत्ता के डूबने का सबसे बड़ा कारण कि उन्होंने कभी भी उन यूनियन के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, जिनकी वजह से कारखाने डूबते चले गए। मेरे रेलवे के अंदर भी ऐसी स्थितियां लगातार रही हैं। शायद हमें कार्य संस्कृति को बदलना होगा। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अब देश में एक पूरी नौजवान पीढ़ी एक छोटी उम्र में नौकरी करती है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि जो 70 घंटे और 90 घंटे की बात है, लेकिन अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपको उसमें और मेहनत से काम करना पड़ेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं जिसमें कि उत्तर भारत में यह कार्य संस्कृति की गिरावट सबसे ज्यादा है, और जितनी गिरावट है उसी गिरावट का अंदाज हमारी रेल की सेवाओं में सबसे ज्यादा बिना टिकट यात्री यहाँ पर, सबसे ज्यादा लापरवाही जो साउथ के मुकाबले में कम है। अभी पहली स्टेज पर मैं यही बातें कहना चाहूँगा। मैं आपको बड़े गौर से सुन रहा था। आपको सुनते हुए ये एहसास हुआ कि रेलवे की जो कार्यप्रणाली है उसको आपने जिया भी है।
आप उसके बारे में बड़ा गंभीर चिंतन करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, इसलिए बड़े गौर से मैं भी सुन रहा था। निश्चित तौर पर सिद्दीकी साहब जो कि खुद इसी तरह से सोचते विचारते हैं रेलवे के बारे में, वो भी सुन रहे होंगे। काफ़ी सारे आधार मिले हैं। सबसे बड़ा आधार, एक तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो ये भी इत्तेफाक है कि चारबाग लखनऊ स्टेशन पे बात कर रहे थे और बिहार के ही 4 यात्री मिल गए उन्होंने बिहार की बात कह दी। बात तो हम कर रहे थे लखनऊ में, लेकिन बिहार की बात हो गई। बात सही है कि अभी जो बातचीत हुई बड़ी सीमित थी। इंदौर से भी सुनवाएंगे, अन्य जगहों से भी सुनाएंगे कि वहां पर क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराया है। उसमें कार्यप्रणाली जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास है ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सबसे ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता। हमने बहुत चीजों में अपने आप को साबित किया है, लेकिन जहां कार्यप्रणाली गड़बड़ हो जाती है वहां सब गड़बड़ हो जाता है। सफाई को लेकर एक जागरूकता अभियान चला। सफाई अगर देश के कुछ शहरों में हो सकती है, इंदौर जैसे शहरों में हो सकती है, कुछ और अन्य शहर जो हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं, तो रेलवे में भी ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी कदम कार्यप्रणाली के स्तर पर उठाए जा सकते हैं। बड़ा अच्छा सुझाव है। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा शर्मा जी ने अभी कहा कि बिहार के लिए अपेक्षाएं हैं, तो क्योंकि वो बिहार के लोगों की बात को हम सुन रहे थे, तो आइए कुछ और राज्यों को सुनते हैं। जैसे लखनऊ में सुनते हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर, हालांकि अलग अलग जगहों के यात्री होंगे यहाँ पर, लेकिन क्या अपेक्षाएं हैं वो सुनिए। आए दिन कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सबों को मतलब प्रिवेंट करने के लिए सरकार को अपनी ओर से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिससे कि ये दुर्घटनाएं कम हो। उम्मीद तो ज़्यादा ही रखते हैं पब्लिक, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि फैसिलिटी तो मिले ही, लेकिन समय पर ट्रेन हम लोगों के आए। अक्सर हम आते हैं तो इस बात को महसूस करते हैं कि वहाँ पर एक ट्रेन पर भीड़ देखते हैं तो काफ़ी रहती है, इसलिए उस जगह का ट्रेन बने कि काफ़ी संख्या बढ़ाई जाए। रेल बजट में जहाँ तक मेरी अपेक्षा है, सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले एक्सीडेंट प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो होते हैं कि अर्ली अलार्म सिस्टम हो। वंदे भारत चलाई जा रही है, उससे अच्छी पहले हमारे लिए एक और अच्छी बात होगी कि हम अलार्म सिस्टम अनाउंस करें जिससे कि हमारी जो एक्सीडेंटल केस है वो 0 हो जाए। दूसरा जो ट्रैक जो सुधारीकरण हो रहा है वो स्पीड धीमी है। बजट में हमको जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आप सपोज ले लीजिए कुंभ में अभी का जो मामला है, अभी वो हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। हम कल्पना अगर बुलेट ट्रेन की करते हैं तो वाई डोंट हम पहले उसके ट्रैक को अपडेट करें और अलार्म सिस्टम को अपडेट करें। रेलवे में ये सुविधा चाहते हैं कि पहले तो साफ़ सफाई वगैरह, कुछ छोटे स्टेशन वगैरह और भी हैं जो मतलब हाल्ट होते हैं जहाँ पे कई सुविधाएं नहीं है। अभी यहाँ पे आप चले जाइए, बाराबंकी से पहले एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंधेरा बहुत रहता है। उस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ में भी थोड़ा सा और ध्यान रखें। कई बार होता है कि ये जो बैग स्कैन होते हैं ये मशीनें काम नहीं करती हैं, तो इनको भी दुरुस्त कराया जाए, थोड़ा सा इनके लिए भी थोड़ा सा काम किया जाए। रेल में हम बजट ये सोच रहे हैं कि हमारा मतलब रेल का सुविधा जो है फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होना चाहिए। जो हम लोग वेटिंग में ज़्यादा देर तक टिकट देते हैं वो नहीं होना चाहिए, कन्फर्म टिकट मिले। देखिए, सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि पहले तो मध्यम वर्ग को वो अपने ध्यान में रखें, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ रेलों का परिचालन ऐसा करें जिसमें उनको सुविधा हो आने जाने में। दूसरा, वेटिंग लिस्ट वाला जो सिस्टम चल रहा है उसको भी एक सिस्टमैटिक वे में किया जाए। देखिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि आप आम लोगों से जब बात करेंगे तो सुरक्षित हो रेलवे का सफ़र, ये एक्सीडेंट वगैरह की जो खबरें आती ये ना हो, जगह मिल जाए, बहुत ज़्यादा वेटिंग ना हो, डिले ना हो, बहुत लेट ना हो और किराया बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे 4-5 बेसिक बातें होती हैं। हालांकि रेलवे के सामने चुनौतियां इससे बड़ी होती हैं। सिद्दीकी सर, अभी आपने शर्मा सर को भी सुना, ब्रेक से पहले आपने लोगों की अपेक्षाओं को भी सुना, ये सुरक्षा वाला, और मुझे लगता है पीएन शुक्ला साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए। शुक्ला सर, आपका भी मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तकनीकी व्यवधान में पूरी उम्मीद करता हूँ अब दूर हो गया होगा। तो सिद्दीकी सर, अगर आप इजाज़त दें तो शुक्ला सर को ज़रा शामिल कर लेते हैं, उनको भी सुन लीजिए, क्योंकि हम सुन नहीं पाए अभी तक उनको एक भी बार। तो शुक्ला सर, मुझे ये बताइए कि सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, कवच को लेकर हमने बहुत बातें सुनी थी। क्या था ये कवच और क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाए? इसके लिए एक बजट भी रहा है, और क्या एंटी कोलिजन किसी भी तरह की टेक्निक पर हम काम कर रहे हैं और किस स्तर पर है वो? और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने पॉइंट रेज किया है वो सेफ्टी का जो पॉइंट है, तो उसमें एक जो कवच का सिस्टम है उसकी एक
उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में को बनाने में समय लगता है। वो केवल ऐसा नहीं होता कि 2 इंजन पे आपने डिवाइस लगा दी और वो एंटी कॉलिजन में काम करने लगेगी। उस पे ग्राउंड से सिग्नल्स उसके पिकअप होने चाहिए और पूरे सिस्टम पे वो उसका सिग्नल जाना चाहिए। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें समय लगता है और वो रूट बाय रूट किया जाता है। जैसे एक रूट आप दिल्ली से कलकत्ते का रूट पकड़ लें या दिल्ली से आप बॉम्बे का रूट पकड़ लें, तो वहाँ पे ट्रैक पे भी वो डिवाइस होनी चाहिए और लोकोमोटिव में भी डिवाइस होनी चाहिए। तो ट्रैक और लोकोमोटिव दोनों की डिवाइस लगाने में कम से कम 2-3 साल का समय लगता है और वो अब जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो उसमें दोनों ही रूट पे काम हो रहा है, चाहे वो बॉम्बे का रूट हो, चाहे वो कलकत्ता का रूट हो, दोनों पे काम हो रहा है। इसी तरह आपने एक और प्रश्न आया था कि पंक्चुअलिटी कैसे इम्प्रूव की जाए। पंक्चुअलिटी में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज दिखेगा। आपने सुना होगा कि ये फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वो दोनों करीब करीब बन चुके हैं और उसके बनने के बाद जो दो सबसे बड़ा उस पे अंतर आया है कि जो कॉमन रूट था, यानी उसी पटरी पे गुड्स ट्रेन भी चलती थी, उसी ट्रेन पे पैसेंजर ट्रेनें भी चलती थी। तो अब सारी की सारी गुड्स ट्रेनें ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर में, खासतौर से ईस्टर्न कॉरिडोर में लगभग 95% जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे आ गया है। तो उस पर आने की वजह से पंक्चुअलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है ईस्टर्न कॉरिडोर में। इसी तरह वेस्टर्न कॉरिडोर में भी एक बॉम्बे एरिया का पोर्शन छोड़ करके वो भी पूरा बन गया है। तो उस पर भी सारी की सारी जो गुड्स ट्रेनें हैं वो ट्रांसफ़र हो गई हैं फ्रेट कॉरिडोर पे। तो पंक्चुअलिटी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी सुधार आया है। और जो दूसरा आपने एक और भी पॉइंट बताया कि वेटिंग लिस्ट क्यों बढ़ती है। हमारे सेक्टर्स काफ़ी बिजी होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनों की ज़रूरत है, ख़ासतौर से ईस्टर्न सेक्टर में। तो जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर बना, वो करीब 50-60 मालगाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो गई फ्रेट कॉरिडोर पे। अब हमारे पास ये मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वेटिंग लिस्ट को घटा सकते हैं, वेटिंग लिस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट का काम दूसरे सेक्टर्स में भी हो रहा है, जैसे कई जगह आपने सुना होगा बॉम्बे से गाड़ियाँ चलती है ईस्टर्न इंडिया के लिए, वहाँ पे लाइन कैपेसिटी के बारे में काफ़ी वर्क अभी रिसेंटली सैंक्शन किए गए हैं, उस पर भी काम हो रहा है। उसमें तो खैर अभी 2-3 साल लगेगा, लेकिन ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है उस पे पूरा काम हो चुका है और उसमें ज़्यादा ट्रेन चलाने की गुंजाइश भी आ गई है और पंक्चुअलिटी ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुकी है। अच्छा, उसके साथ ये भी एक फ़र्क पड़ेगा कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो उनकी स्पीड गुड्स ट्रेनों की स्पीड से उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो जब अंतर होता है तो अक्सर ऐसा देखा गया कि पंक्चुअलिटी को स्पीड का जो डिफरेंशियल है वो उल्टा असर करता है। लेकिन अब फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने से चूंकि मालगाड़ियाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो अब पंक्चुअलिटी के अलावा स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। और आपने सुना होगा ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं दिल्ली से बॉम्बे के और दिल्ली से कलकत्ता के, जहाँ पे 150 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो भी प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में है। खासतौर से वेस्टर्न सेक्टर में कुछ सेक्शंस में वो बन भी चुका है। जैसे आप ले लीजिए अहमदाबाद या बड़ौदा से लेके बॉम्बे तक का, इधर कुछ दिल्ली से आप ले लीजिए आगरा तक का, इसी तरह से दिल्ली से कानपुर तक का। इन सेक्टर्स में 150 किलोमीटर की स्पीड के बारे में जो इम्प्रूवमेंट्स किए जाने थे सिग्नलिंग में और ट्रैक में, वो एडवांस स्टेज में है। और अगले साल 25-26 में या उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, उसमें ये काम हो जाएगा। तो इनमें जो सबसे ज़रूरत है इस वक्त ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की और स्पीड बढ़ाने की, दोनों क्षेत्र में काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और ये अगले
साल हमें होता हुआ दिखेगा। आपके पहले ही वक्तव्य में मेरे अपेक्षित जितने प्रश्न थे लगभग उनके जवाब मिल गए, और मैं तो आशावादी हूं, हम सभी बहुत आशावादी हैं। हम जानते हैं कि जिस तेजी से विकास हुआ है, आने वाले समय में ये और बेहतर स्थिति में जाएगा, इसकी उम्मीद तो हमें है ही। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले से स्थितियां बेहतर हुई हैं, चुनौतियां भी बढ़ी हैं, लोग बड़े हैं। हम देख रहे हैं कि अब सफ़र जो है वो बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंट होने लगा है, रेलवे यातायात बहुत बढ़ गया है। लेकिन आपने जैसे फ्रेट कॉरिडोर, खैर वो तो आप समझते भी हैं, आप उससे जुड़े भी रहे हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से पहले मालगाड़ियां भी साथ साथ में दौड़ती थीं, तो वो एक चुनौती बढ़ाती थी। लेकिन अब ज़्यादातर जो है उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होने की वजह से ये इसमें सुधार आया, और आने वाले समय में ये और बेहतर हो पाएगा। सिद्दीकी सर, दो पहलू आए, शर्मा सर ने भी एक बात कही थी, और कार्यप्रणाली, उनका वो शब्द मैंने पकड़ रखा है, वो बड़ा महत्व की बात है कि हम काम कर रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर भी हम काम करना चाहते हैं, उसके बारे में अब जानकारियां भी हमारे पास हैं हर क्षेत्र में, तो रेलवे के क्षेत्र में क्यों नहीं होंगी। इसमें क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ कार्यप्रणाली वाले ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से चीज़ें डिले हो रही, या आपको लगता है कि संतोषजनक तरीके से कार्य चल रहा है, भारतीय परिस्थितियों में ऐसे ही काम हो सकता है? वो तो अभी तक तो बस ठीक है, लेकिन इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। वो है सर्विस को 8 ग्रुप ए क्लास 1 सर्विसेज को मर्ज कर दिया। रेलवे जो इंजीनियरिंग का जो है हाईएस्ट ऑर्डर का है, डिनोमिनेशन का है, इंजीनियरिंग का डिफरेंट पहलू है, तो उसमें 8 डिसिप्लिन के ऑफिसर्स को मर्ज कर दिया है। तो उसमें पहले भी समस्या थी जब अलग अलग सर्विसेज थी, और अब ये मर्ज कर दिया है तो अंदरूनी तौर से बड़ा मैंने क्लच और कलह हो गया है, अंदर से डिमोरलाइजेशन हो गया है ऑफिशियल्स में, और कोऑर्डिनेशन जो मनचाहा होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए कार्य प्रणाली और कार्य कुशलता में कमी आ गई है जी, और स्टाफ की अभाव है, मैन पावर की। ज्यादातर 2023 के दिसंबर के आंकड़े के हिसाब से 42.2% जो कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विसेज है भारत सरकार कुल मिला के, तो रेलवे में कुछ ज्यादा ही है, उससे 48 तक है। तो इससे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका कोई मोटिवेशन होता नहीं है, कोई लगाव नहीं होता है। वो अपना जीवन के में क्या कहते हैं, जीविका के लिए, गुजर बसर के लिए जो नौकरी करते हैं। ये दो बड़े फैक्टर आए, जो कार्यप्रणाली वाली बात शर्मा जी ने कही, और आपने अभी जो बात कही है मोटिवेशन वाली बात, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये तौर तरीके की बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है इन चीजों को। तो शर्मा सर, अभी आपने शुक्ला जी को सुना, तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत सुखद तस्वीर रखती हैं। आपने जब बात की शुरुआत की थी तो आपने कहा था सपने बहुत हैं, सपने बहुत दिखाए, काश ऐसा हो पाता। तब मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि काश में क्या हम कोई गुंजाइश देखते हैं, या आपको लगता है इन चीज़ों को और बेहतर गति दी जा सकती है, या संतोषजनक है? जैसा मैंने अभी सिद्दीकी सर से भी पूछा कि आपको लगता है संतोषजनक है, हमारी परिस्थितियां कुछ इतनी चुनौतीपूर्ण है कि उसमें ऐसे ही काम हो सकता है? मेरे दोनों सहयोगियों ने जो बात कही, मैं पूरा पार्ट सहमत हूँ। शुक्ला जी ने तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी बात की, और सिद्दीकी साहब ने कुछ और प्रश्न उठाए। पहले तो मैंने जो आपने पैसेंजरों से बात की उनकी बात सुनी, उनके ध्यान दिया, उन्होंने सफाई पर, कुछ और पहलुओं पर ध्यान दिया, और निश्चित रूप से सुरक्षा की बात की, जो मैंने भी सबसे पहले कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है तो जीवन है सुरक्षा, और उसके बाद में सारी फैसिलिटी आती है। इस बीच में कुछ फ्रंट कॉरिडोर से, लेकिन मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता, और वो कार्य प्रणाली से ज्यादा कार्य संस्कृति पर है। दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो है, सफाई बेहतर है, क्यों है? यूनियनबाजी से लेकर और भी। मैं सिर्फ भारत सरकार एक ऐसी जगह नहीं है, जो मनमोहन सिंह के शब्दों में, कि जहां पेड़ से रुपए झड़ते हैं, हमें उसका रिटर्न भी लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कर्मचारी पूरी तरह से रात दिन काम करते हैं, बाहर के लोगों को शायद इसका एहसास नहीं कि रेलवे की नौकरी एक पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस के बराबर ही, उतनी ही कठिन होती है। लेकिन यहाँ सुरक्षा और सफाई समाज सापेक्ष है। क्यों मुझे सिकंदराबाद उतरता हूं तो सफाई दिखाई देती है, क्यों मैं जयपुर भी दिखाता हूं तो सफाई देती है, बंबई दिखाई देती है, चेन्नई दिखाई देती है, और क्यों पटना उतरते ही
इलाहाबाद उतरते ही, लखनऊ उतरते ही, मुरादाबाद, मेरे खुर्जा क्षेत्र में क्यों गंदगी है? ये समाज साफ है। कोई भी तंत्र तब चलता है जब समाज भी उसमें अपनी भूमिका निभाता है। आप सिर्फ यही उम्मीद करते रहे कि हर सफाई केले का छिलका भी रेल मंत्री उठा के फेंकेगा। आप अंदर गाड़ी के अंदर कंबल में अपने पैरों को पोंछते रहेंगे। समाज को ये शिक्षा देने की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा बिना टिकट कहाँ चलते हैं? आप कानपुर से पटना वाले रूट पर। सबसे ज्यादा जहर खुरानी कहाँ होती है? मैं इन प्रश्नों को इसलिए उठा रहा हूँ, पिछले दिनों मुझे बहुत गुस्सा था कि जब डिफेंस की भर्ती के मामले में मेरी पटना और इलाहाबाद की रेल जलाई गई। सबसे ज्यादा जरूरत जॉब में जाने के लिए उन नौजवानों को होती है। उन्होंने क्या ट्रेन को चला के अपनी रास्ते खत्म नहीं किए? मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। अगर हमने ये लापरवाही बरती, हमारे पास पीपीपी मॉडल है, एक सपना है, काम आगे बढ़ रहा है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं। लेकिन अगर हमें और सावधान रहना होगा। शिक्षा के साथ क्या हुआ? 90% जो सरकारी शिक्षा थी वो 45% रह गई है। क्यों? कहीं कार्य संस्कृति, कुछ सरकार की भी गलतियां हैं। एयर इंडिया क्यों चली गई? स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चली गई? मुझे पता है कि मेरे लोग हर दिन रेलवे के ट्रैक की मेंटेनेंस में जान गंवा देते हैं, रात दिन की उसमें होती है। कुछ और भी फैक्टर हैं, लेकिन उत्तर भारत के लिए मेरा संदेश ये है कि देखिए, ये सुविधाएं सबसे ज्यादा हमें, रेल एक धमनियां हैं इस देश के तंत्र को। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड पे किया है, लेकिन रोड एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, रेल है। और इसलिए रेल पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। अब वो कैसे किया जाए? समाज के परिवर्तन आसानी से नहीं होते। मैं बस एक चीज जो मैं अंतिम कहना चाहता हूँ, कई बार मैं अगर राजधानी और शताब्दी या उसमें चलते हुए, यहाँ तक कि अगली जनरेशन का एक बड़ा वर्ग एयर पे शिफ्ट कर चुका है। वो कई बार कहते हैं कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो सीटें खाली मिलती हैं। शायद हमारी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को यह सोचने की जरूरत है कि कैसे उसे मजबूत किया जाए कि बीच में अगर वो खाली हुई है तो कोई सिस्टम जिसमें कि लोगों को अगले, जैसे बंगलौर से बोल रहा हूँ मैं इस समय, बंगलौर से हैदराबाद के लिए कई बार वो बीच में खाली हो जाती है। अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम हो जिनके उनको तुरंत वो मिल जाए। इंप्रूवमेंट किए हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारा किया है, लेकिन उसमें और सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि गिलास आधा खाली है। इन सारी सदिच्छाओं के बावजूद, रेल बजट अलग होने के बावजूद, हमें आने वाले दिनों में खरा उतरना पड़ेगा, अपने समाज को बेहतर करना होगा। मैं तो आज अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतने 3 शानदार मेहमान उन्होंने बैठाए। मैंने नहीं सोचा था कि रेलवे पर एक दार्शनिक चर्चा, और जब मैं रेलवे की बात करता हूँ, आप लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं वो हम देख सकते हैं कि इस पूरे समाज के लिए, हमारे यहाँ पर किसी भी जगह पर किसी डेवलपमेंट की बात हो तो हम उस फर्क को देख सकते हैं। पहले तो हम कहते थे विदेशों में जाकर देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम एयरपोर्ट या फिर मेट्रो जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर स्टाफ ये काम कर सकता है तो रेलवे में क्यों नहीं, ट्रेन में क्यों नहीं? कुछ ट्रेनों में बहुत शानदार काम हो सकता है तो बाकी की ट्रेनों में क्यों नहीं हो सकता? कुछ स्टेशंस पर अच्छा काम हो सकता है तो बाकी के स्टेशंस पर क्यों नहीं हो सकता? कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? फटाफट इंदौर के लोगों की अपेक्षाएं सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए, ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा ना हो ट्रैवल करते टाइम। मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिले तो वो मतलब भीड़ की संख्या कम हो जाए स्टेशन पे, क्योंकि चढ़ते उतरते टाइम तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही रश होता है, सामान की टेंशन होती है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो जो यात्रियों के लिए ट्रेन की सुविधा है, सुविधा तो बहुत सुपर होती है सरकार की, बट लेकिन यात्री उसको बिगाड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने देखा, कुछ टाइम यहीं बैठी थी, ट्रेन में सफ़र में चढ़ रहे हैं लोगों, बेचारे पुलिस वाले डंडे से बजा भी रहे हैं, फिर भी जो यात्री हैं वो दूसरे को चढ़ने नहीं दे रहे, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्टली तो यात्रियों को जो सफ़र करते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। सर, मैंने अक्सर देखा है कि बिहार की ट्रेनों में गंदगी बहुत रहती है, तो वो उस चीज़ में मैं चाहता हूँ कि सुधार हो। वो ऐसा क्यों है ये तो नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ में सुधार होना चाहिए सर। ये जो वेटिंग में इतनी ज़्यादा सीटें रहती हैं और लास्ट में डे क्लियर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा और सीटों को और थोड़ा सा बढ़ा दे तो ज़्यादा सही है। जैसे भी 200 के लगभग सीट रहती है, जैसे कुछ 400 लगभग हो जाए तो थोड़ी सी उम्मीद और अच्छी हो जाए। कोच बढ़ जाने चाहिए। और बीच बीच में जैसे पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर जहाँ से जैसे रीवा से ट्रेन इधर आई, अब वो पानी यहीं जाके भरेगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो सही हो जाना चाहिए। देखिए, इंदौर से मुझे यही अपेक्षाएं थी। मैं इंदौर को जानता हूं, खुद इंदौर का हूं।
तो इंदौर में आपको रेलवे स्टेशन वगैरह, जैसा शर्मा सर बोल रहे थे कुछ जगह, तो उनमें से एक इंदौर भी आपको मिलेगा, बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती है। लेकिन ये आदर्श जो है अन्य जगहों पर आना चाहिए। जैसे एक महिला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा यात्रियों को पहले समझने की ज़रूरत है, और यही बात प्रेमपाल शर्मा साहब ने कही थी थोड़ी देर पहले, अगर आपने गौर से इस पूरी चर्चा को सुना हो। अब क्लोजिंग कमेंट में सिद्दीकी सर, पहले आप, बजट में किन चीज़ों पर फोकस हो सकता है, आपको क्या लगता है इन जगहों पर अलॉटमेंट हो सकता है? सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। जी 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 बोलें, अब आपकी आवाज आ रही। ट्रेन की पटरियों का जो नवीकरण होता है जी, उसमें और ज्यादा मन लगाने की और पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी पर निर्भर करता है रेलवे के संरक्षा, जिसको सेफ्टी बोलते हैं। और सुरक्षा तो सिक्योरिटी हुआ, क्योंकि वो अलग मुद्दा है, उसमें राज्य सरकारों के साथ क्लास है। एक इसमें पैसेंजर एमिनिटीज, वो रेलवे का ग्रे एरिया है, इसमें जितना सुधार कीजिए कम है। तो इसमें ज़्यादा निगहबानी, ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। इसमें बहुत करप्शन है, इसको इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा ये क्राउड कंट्रोल जो है, जिसमें महिला ने जो बताया, जी जी, तो क्राउड कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है। इसमें तो पुलिस और स्टाफ जो लोकल स्टेशन के, उन सबको मिल करके सामंजस्य रखना पड़ेगा, तभी हो सकता है। जी जी, सबसे पहले तो लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। रेलवे सरकारी संपत्ति और आपकी सुविधा के लिए है, आपकी अपनी संपत्ति है, ऐसा मानकर जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसके सुधार में सहयोगी नहीं हो सकते, और आपके यानी जनता के सहयोग के बिना कोई सुधार संभव भी नहीं है। शुक्ला सर, मैं संक्षेप में आपसे भी चाहूंगा कि आप बजट से अपेक्षाएं और किन जगहों पर आपको लगता है कि इस बार फोकस रह सकता है, वो थोड़ा बताएं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे हम लोगों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाए, तो उससे फर्क ये पड़ा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैसेंजर लाइंस के लिए अलग, पैसेंजर सर्विसेज के लिए अलग हो गया और फ्रेट सर्विसेज के लिए अलग हो गया। उससे फर्क हर क्षेत्र में पड़ा, उससे फर्क पंक्चुअलिटी में पड़ा, उससे फर्क सेफ्टी में पड़ा, उससे फर्क मेंटेनेंस में पड़ा, क्योंकि दोनों तरह की गाड़ियों की जो रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग होती है। तो वो अलग करने से हमारी सर्विसेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क देखा जाएगा। और चूंकि फ्रेट कॉरिडोर केवल इसी साल शुरू हुआ है, इसलिए हमको 1-2 साल इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और लेकिन ऐसा मुझे क्लियर लगता है अपने पुराने अनुभव से भी कि ये अगले 3-4 साल में एक ट्रेंड सेटर होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि अभी तक हम हर चीज को घालमेल कर देते थे। पैसेंजर का बहुत काम, बढ़िया। एक तरह से एक लाइन में कहें तो क्लैरिटी हमको और मिलेगी जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि आगे का रास्ता और मजबूती से ऐसे तय किया जा सकता है। शर्मा सर, आपकी अपेक्षाएं इस बार के बजट से? और मैं तो कहूंगा कि भले ही वंदे भारत कुछ कम चले, लेकिन सुरक्षा कवच या दूसरी जो टेक्निकल है वो, जिससे कि दुनिया के सामने जब तस्वीर जाती है कि भारत में ये क्या हो रहा है। महाकुंभ की तस्वीर तो है, लेकिन एक्सीडेंट की तस्वीर इस पूरे देश की इमेज को कहीं कर देती है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, जो ट्रेन के अंदर की जो सुविधाएं हैं उनको एक पारदर्शिता के साथ, कि अगर ठेकेदार की गलती है और वो। तीसरी बात जो मैं फिर से कहूंगा कि हमारे पैसेंजर्स, अभी पुष्पक विमान में जो हादसा हुआ, किसने कहा कि आप ट्रेन से उतर के 20 मिनट के बाद वो ट्रेन आई थी कि आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हो जाएं? क्या ट्रेन की पटरी इसलिए होती है? क्या ट्रेन की पटरी शौचालय के लिए होती है? क्या ट्रेन के पास में कुछ दूसरे, मतलब ये वो चीजें हैं जिसको हमें उनको ध्यान देने की जरूरत है। और एक जो पैसेंजर ने कहा कि वो पानी की सुविधाएं और ये बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत है। आप सिर्फ बाहर के मार्केट को बढ़ाने के लिए इन सुविधाओं को कम नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आप लोगों के विचार रहे हैं, और सचमुच में रेलवे पर इतनी सुंदर चर्चा होगी ये मेरी भी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन बहुत ऐसी चीजें आई जो जानकारियों से भरपूर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आया होगा कि जनता का भी इन्वॉल्वमेंट कितना महत्वपूर्ण है, सरकार किस पेस में काम कर रही है। मकसद है अपनी रेलवे को, अपनी जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए, और
और लोगों की अपेक्षाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। सिद्दीकी सर आपका बहुत धन्यवाद, शुक्ला सर आपका बहुत धन्यवाद, शर्मा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों चर्चा में जुड़े और आपने अपने सुझाव रखे। भारत का बजट में आज इतना ही। लगातार बजट पर यह विशेष कवरेज भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम कुछ और सेगमेंट्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।